हेलो एवरीवन, मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। देखो, हम लोग अभी सीरीज कर रहे हैं सर क्वेश्चंस की। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी तीनों के है ना, जीएस के क्वेश्चन जो आते हैं अपने सारे में, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और आईएएस में। सर सीडीएस के पेपर सॉल्व करते हैं अभी 2022 का। उसका फर्स्ट और सेकंड दोनों करने वाले हैं, तो पहले सीडीएस 1 के क्वेश्चन देखते हैं सर, पॉलिटी के ऊपर ना। ठीक है सर, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दे रखा है सर आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड। देखो, नॉट सबसे इंपॉर्टेंट सर, हमेशा बोलता हूँ हर क्लास में, इस पे जोड़ दिया करो, नॉट पे। नॉट या करेक्ट क्या पूछ रहा है वो ना। कौन सी एक इमरजेंसी फॉर्म नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सर? नेशनल, स्टेट और फाइनेंस तीनों है सर। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 दे रखा है, प्रेसिडेंट रूल का स्टेट का 356 दे रखा है, और इसका आपका 360 दे रखा है सर। 360 दे रखा है आपका फाइनेंशियल का सर। हेल्थ इमरजेंसी नहीं है कहीं भी। हेल्थ इमरजेंसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दे रखी सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको सीधा क्वेश्चन सर। 52, 56 और 60 तीनों दे रखी हैं। नेक्स्ट है सर आपका, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो, करेक्ट बोल रहा है वो। ठीक है सर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कमेटी ऑन एस्टिमेट जो होती है वो एक एडॉक कमेटी है, और ये दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि कमेटी ऑन रेलवे कन्वेंशन जो है वो एक स्टैंडिंग कमेटी है। अब देखो, उससे पहले अपने को स्टैंडिंग और एडॉक का मतलब समझ में आना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ना, ये तो होती है सर परमानेंट, जो कि परमानेंट है। ठीक है, एक बात। एडहॉक जो होती है सर आपकी, एडहॉक जो होती हैं ये होती हैं आपकी टेम्पररी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाई जाती है। ठीक है सर। अब देखो, अब पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। कमेटी ऑन एस्टिमेट सर, सबको पता है लोकसभा की सबसे बड़ी कमेटी है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ी कमेटी दे रखी है अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी में। 30 मेंबर होते हैं सर, और ये ओनली लोकसभा की होती है, परमानेंट कमेटी है। लोकसभा की है जिसमें कि 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं ना। और कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं होता। तो सर ये एडॉक कमेटी नहीं है, ये परमानेंट कमेटी है, ध्यान रखना। एस्टिमेट जो है आपकी वो एक परमानेंट कमेटी है सर। कमेटी ऑन रेलवे कन्वेंशन ये एडॉक कमेटी है, यानी इसमें उल्टा दे रखा है सर। इसका स्टेटमेंट इसमें दे रखा है, और इसका आपको इसमें दे रखा है। तो स्टेटमेंट दोनों ही गलत है सर। करेक्ट पूछा है उसने, दोनों ही करेक्ट नहीं है सर, उल्टे दे रखे हैं, ध्यान रखना। एडॉक कमेटी कौन सी है? रेलवे की। रेलवे कन्वेंशन जो है वो एडॉक कमेटी है, जब जरूरत पड़ती है तब बनाते हैं उसको। एडॉक टेम्पररी टाइम के लिए बनाई जाती है, परमानेंट नहीं होती नेचर में, और वो परमानेंट कमेटी है सर। आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन सा सर एक नॉट, देखो वापस से, इंडियन फॉर्म ऑफ सोशलिज्म नहीं है, यानी भारत के अंदर जो समाजवाद है अपना, सोशलिज्म है, उसकी एक फॉर्म नहीं है। तो सर इसके अंदर अपने को डेमोक्रेटिक इंडिया में है, रेडिकल है, और नेहरूवियन भी है, नेहरू समाजवाद। सर कम्युनिटेरियनिज्म नहीं है अपना, यानी हम जो कम्युनलिज्म होता है उसका नहीं होता सर अपन। कम्युनिटेरियन जो है उसका नहीं है, यानी कम्युनिज्म जो होता है ना वो नहीं है इंडिया के अंदर। कम्युनिस्ट जो विचारधारा होती है वो नहीं है सर, ध्यान रखना। भारत के अंदर कम्युनिस्ट विचारधारा वाला सोशलिज्म नहीं है सर। ठीक है, बाकी तीनों है। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना, ब्रिक्स जो है उसको डिस्क्राइब कौन सा करता है इनमें सबसे बेस्ट? देखो, ब्रिक्स क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 कंट्रीज हैं सर। क्या पांचों के पास न्यूक्लियर पावर है? नहीं है सर। पांचों के पांचों इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं? नहीं है सर। इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, यानी डेवलप्ड नहीं है। इंडस्ट्रियलाइज का मतलब क्या हो? डेवलप्ड। जर्मनी, फ्रांस, यूएस, यूके की तरह ना। ग्रुप ऑफ 5 इमर्जिंग इकोनॉमी सर, बिल्कुल है। इकोनॉमी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 5 पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग यूएनएससी सर, यूएनएससी के मेंबर नहीं है। पांचों के पांचों नहीं है, ध्यान रखना। 5 बोल रहा है वो। इनमें से सिर्फ सिर्फ रशिया और चाइना दो ही है बस। ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका ये तो बोल रहे हैं बेचारे उसके लिए। तो इसमें से 5 मेजर इकोनॉमी है सर, ये चारों को चारों उभरती हुई इकोनॉमीज है। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर वापस से वही कि इंडियन जो फेडरलिज्म है ना अपना, उसको करेक्टरिस्टिक नहीं है उसकी, यानी उसकी एक विशेषता नहीं है इंडियन फेडरलिज्म की। द फेडरेटिंग यूनिट्स कंसेंट्रेट टू सर, ये नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इंडिया का यूनियन है ना, जो यूनियन बना हुआ है वो उनसे मिलके बना हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की कंसेंट नहीं दी, यानी उनसे पूछा नहीं गया है। जो आज की डेट में 28 राज्य हैं वो इंडिया से अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब ये निकलता है, ध्यान रखना, इंडियन फेडरलिज्म का।
ठीक है सर, तो वो नहीं हो सकते हैं। अगर उन्होंने कंसेंट दी होती, इंडियन फेडरलिज्म और यूएस फेडरलिज्म दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना सर। यूएस के अंदर जो स्टेट्स हैं वो अलग हो सकते हैं यूएस से अगर वो चाहें तो, लेकिन इंडिया में चाहें तो अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए करेक्टरिस्टिक नहीं है, ये वाली नहीं है सर। बाकी तीनों तो हैं इसके अंदर, ये तीनों तो इंडिया के अंदर मिलती हैं अपने ना। तो आंसर हो गया आपका, जो फेडरेटिंग यूनिट्स यानी स्टेट्स की बात कर रहा है, स्टेट्स जो हैं वो अलग नहीं हो सकते सर, ध्यान रखना इंडिया में से, रहना ही पड़ेगा उनको। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट में। 19(1) जो है अपना राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको अमेंड किया गया सर। अमेंडमेंट के बाद में उसमें से कौन कौन सी बातें हैं सर अभी, ठीक है, जो अमेंडमेंट हुआ है, यानी ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा है ये। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सर बिल्कुल है, ये भी है। असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये है सर। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल है सर। सर ये जो है आपका, ये पहले हुआ करता था, लेकिन इसको अभी 300A में ले गए, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया यहाँ से। तो इसमें से 3 नहीं है आपके, तो कौन कौन से हैं? 1, 2 और 4 हैं सर, 1, 2 एंड 4 ये रहा सर। ठीक है, 3 डिस्पोज प्रॉपर्टी वाला ये हटा दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया है। अभी कहाँ पे चला गया है सर ये? आर्टिकल 300A में, यानी इसको क्या बना दिया अभी? लीगल राइट बना दिया, ध्यान रखना सर। ये फंडामेंटल राइट नहीं है अब, पहले फंडामेंटल राइट था। ठीक है, आते हैं सर अगली बात पे। हालांकि ये जो दे रखा था, ये 19A में फंडामेंटल राइट किस में दे रखा था? आर्टिकल 31 में दे रखा था, ध्यान रखना सर। आर्टिकल 31 के अंदर दे रखा था ये चीज, लेकिन डिस्पोज प्रॉपर्टी वाला 31 के साथ में 19 को पढ़ना पड़ता था पहले। जो चीज थी ना, वो 31 में जो चीज दे रखी थी वो 19 पे भी लागू होती थी। तो 19 के अंदर ये कंडीशन दे रखी थी, ये कंडीशन 19 में 6 दे रखे हैं, 6 में से एक ये दे रखी थी सर। ठीक है, इसको अब हटा दिया गया, अब नहीं है वो। समझ पाए बात को? आते हैं सर नेक्स्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में सही नहीं है? नॉट। सर मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, जब कभी पेपर अटेम्प्ट करो ना, आप नॉट और करेक्ट, करेक्ट नॉट करेक्ट, बस उस पर ही जोड़ देना, और इसको इस तरह ही अंडरलाइन करना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। इलेक्शन कमीशन के बारे में बातें हैं सर। इट कंडक्ट्स इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल करता है सर, स्टेटमेंट सही है ये, पहला स्टेटमेंट सही है सर, है ना। अब नॉट करेक्ट पूछ रहा है ये, इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं कर सकते सर। इलेक्शन कमीशन जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है। और गवर्नर जो है स्टेट का, वो कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड होता है सपोर्ट स्टाफ देने के लिए इलेक्शन कमीशन को अगर जरूरत होती है। सर तीनों स्टेटमेंट सही है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ आपका बी जो है वो गलत है, लेकिन इसमें गलत पूछा है तो आंसर हो गया अपना बी। अब देखो इलेक्शन कमीशन को ये गलत क्यों है स्टेटमेंट। पहली बात तो सर उसकी एडवाइस होती है, ठीक है, ध्यान रखना, रिकमेंडेशन होती है उसकी। ठीक है, दूसरी बात सर, इलेक्शन कमीशन को जो हटाया जाता है ना, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, कमिश्नर होते हैं उसके, उन कमिश्नर को हटाया जाता है किसके बेस पे? सेम प्रोसेस है सर किसकी तरह? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमिश्नर ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसने रिकमेंड किया और हटा दिया उसको। सर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह प्रोसीजर है, सेम, ध्यान रखना। इसलिए आपका स्टेटमेंट जो है बी जो है वो गलत दे रखा है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो है प्रियम्बल के बारे में, सर बात किसकी हो रही है? प्रियम्बल की हो रही है सर, है ना। प्रियम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट है, प्रियम्बल के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट दे रखे हैं सर, ये पूछने आपसे ना। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल, सर बिल्कुल दे रखा था, ये है बिल्कुल, है ना। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोनों स्टेटमेंट दे रखे हैं सर, दोनों चीजें दे रखी हैं उसमें, इक्वलिटी में दे रखा है ना। एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस इट बिगिनिंग, सर ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यूनिटी और इंटीग्रिटी, अब इसमें जो इंटीग्रिटी वर्ड है ना, ये नहीं दे रखा था, ये तो बाद में जोड़ा है सर हमने। इंटीग्रिटी तो कब जोड़ा है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, 42nd के थ्रू जोड़ा है हमने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था? 1976 में सर, उसके थ्रू जोड़ा है हमने, ये तो बाद में। 3 वर्ड जोड़े थे, याद होगा आपने, प्रियम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है, एक बार ही बदलाव किया गया है, 3 वर्ड जोड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी उनमें से एक है। तो स्टेटमेंट सर दोनों सही हैं आपके। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर पार्ट 4A जो है, यानी क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A में क्या दे रखा है? फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है सर, अच्छा ये बताओ सर 4A इसका मतलब ओरिजिनल में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है। सर फंडामेंटल ड्यूटी किसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी? ये आप मेरे को आंसर सर कमेंट करके बताओगे। फंडामेंटल ड्यूटी किसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी?
इसको सर आंसर मुझे कमेंट करके बताना है इसमें ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। इसमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो है वो ड्यूटी नहीं है। ठीक है सर। नेशनल सर्विस वाली बिल्कुल है सर। डेरोगेटरी और वुमेन डिग्निटी बिल्कुल रखनी पड़ती है आपको। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द यूनिटरी नेशनल कल्चर सर, यानी जो हमारे यूनिटरी नेशनल कल्चर है उसको प्रिजर्व करना, वैल्यू करना। सर पहली बात तो ये कि इंडिया का जो नेशनल कल्चर कोई यूनिटरी नहीं है, कोई एक सिंगल कल्चर नहीं है अपना, बहुत डाइवर्सिफाइड है सर, सिंपल सा। टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ ये भी होता है। तो आंसर हो गया आपका सी। यूनिटरी नेशनल कल्चर की बात नहीं की गई है सर कहीं भी। टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11 है सर, ध्यान रखना। पहले 10 थी, अब 11 है। 86 के बाद में एक बढ़ा दी गई है, 86 अमेंडमेंट जो हुआ है उसके बाद में एक बढ़ा दी गई है। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना सर, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देखो नॉट करेक्ट। सर आप एक चीज देख रहे हो, यूपीएससी बार बार करेक्ट और नॉट करेक्ट पे खेल रही है, और कई बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं इस चीज की, तो अपन ध्यान रखना सर ना। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन की वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, सर स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कन्फर फंक्शन ऑन अथॉरिटीज अदर देन दैट ऑफ प्रेसिडेंट, सही है सर स्टेटमेंट, कोई इशू नहीं है। तीसरा बोल रहा है सर, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ। अब देखो सर, ये जो वर्ड है ना ऑल, इसने यहाँ पे गेम कर दिया। जो आपके प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसके अंदर सारे मेंबर्स पार्ट नहीं लेते। कौन लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स। यानी सर इसमें से ऑल की जगह क्या होना चाहिए था? इलेक्टेड मेंबर्स। अगर इलेक्टेड होता तो सही होता, तो आपका नॉट करेक्ट पूछ रहा है सर, तो सी गलत है आपका। ठीक है। कौन होता है? नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, ध्यान रखना सर। राज्यसभा के अंदर 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, तो ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में वो 12 भी आते हैं। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली इस तरह से गलत है सर आपका। ठीक है, आंसर हो गया अपना सी। आते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होती है, जो भी इंफॉर्मेशन है, डिसीजन लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, उन्हें प्रेसिडेंट को बताने की। यानी प्राइम मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसके मंत्रिमंडल में डिसीजन लिए गए हैं उन सबको राष्ट्रपति को बताएगा सर। ठीक है, यानी बाउंड है वो। तो आर्टिकल 78 है सर, ध्यान रखना। 74 75 इन सब में सर की वो दे रखी है, किसके लिए जिम्मेदार है वो? प्रेसिडेंट के लिए हैं, इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के लिए होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कलेक्टिवली होते हैं आपके उसके लिए, लोकसभा के लिए, पार्लियामेंट पर्टिकुलर लोकसभा। 75 सर आपका दे रखा है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, वो दे रखा है। ठीक है सर, वो सारी बातें रखी, और ये बाउंड है, ध्यान रखना सर, ये बात याद रखना भैया, बाउंड है वो। और जो उसने एक तो एडवाइस देगा उसको, जो भी बातें उसको बताएगा, और जो भी उसने एडवाइस दी है प्रेसिडेंट को सर, वो प्रेसिडेंट भी बाउंड होता है उसकी बात मानने के लिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बाउंड है आर्टिकल 78 में बताने के लिए, उसकी मजबूरी है, उसको सारी बातें बतानी पड़ेंगी, कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है वो। और जो भी उसने बातें बताई हैं उनको फॉलो करेगा प्रेसिडेंट, ये वो प्रेसिडेंट बाउंड है सर। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, यूपीएससी वापस से सर अपन देख रहे हैं 70 से 80% सवाल में उसने स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है वो। और बच्चे क्या करेक्ट पढ़ा होता है अपन ने, जल्दबाजी में एग्जाम प्रेशर होता है, बस हो गया गलत सर। नॉट करेक्ट पूछ रहा है सर, अभी उसमें कुछ दिया ही नहीं, उसने 4 लाइन बोल दी बस सीधा। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टेकन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, ये ऐसा होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल को, अगर वो क्वालिफाइड होता है जज बनने के लिए, सर स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल सही है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैन नॉट, सर 10% नहीं होता भैया, 10% नहीं होता, ये 10% डलता है सर यहाँ पे। कितना होता है इसकी जगह? 15%। 15% ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 15% होता है। मतलब क्या निकला सर, अभी लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543, तो 543 का 15% सर, ये जो भी निकल के आता है सर वो अपना आंसर होगा। ठीक है, तो ये रफली निकल के आता है सर आपका लगभग 81 के आसपास, 81 पॉइंट कुछ के आसपास, 82 के आसपास सर। ठीक है, 81 पॉइंट कुछ निकल के आता है, 82 रफली ले सकते हैं सर ना। तो इतने मंत्री बनते हैं, ध्यान रखना। तो आंसर क्या है? 15% है सर, 10% नहीं है यहाँ पे। आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है अपना जो 377 था सर, सेक्शन 377 बहुत न्यूज में रहा है सर, अभी रिसेंट में काफी ईयर्स में रहा है लगातार ना।
उसमें आईपीसी का जो 377 है वो वायलेटिव है 21, 14 और 15 का। देखो 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 14 में राइट टू इक्वलिटी, और 15 में इक्वलिटी अगेंस्ट राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है सर। किस केस में आया था सर? ये नाज फाउंडेशन में था, ध्यान रखना। नाज फाउंडेशन जो था उसमें था। और उसके बाद में एक केस और हुआ है नवतेज वाला सर, उसमें भी था ये, ध्यान रखना इसको। तो वो क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं यूपीएससी। नवतेज जो केस था सर उसमें भी सेम कहानी, वापस से सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपील किया दोबारा से। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट पे। इनमें से सर कौन सी रिट्स हैं? 5 रिट्स होती हैं अपने पास, उसका मतलब है यू मे हैव दी बॉडी ऑफ। तो यू मे हैव दी बॉडी ऑफ का मतलब होता है सर हेवियस कॉर्पस का, यानी 24 घंटे के अंदर जो हमें रिपोर्ट करना होता है। जैसे मान लो पुलिस ने गिरफ्तार किया आपको, तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होता है, जज के सामने पेश करना होता है सर। ठीक है, 4 रिट्स हैं, इसके अलावा 5वीं रिट कौन सी होती है सर? हेवियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्ट्यूरी, क्योवारंटो और प्रोहिबिशन, एक और होती है, ध्यान रखना सर, है ना, 5वीं। ये क्वेश्चन आते रहते हैं भैया, इनको पढ़ लेना, खूब यूपीएससी पूछती ही रहती है ये क्वेश्चन तो लगातार। आते हैं सर नेक्स्ट पे। बिल आया है सर किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक बिल आया हुआ है, उसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है, नॉट करेक्ट बोला सर उसने, ना स्टेटमेंट क्या बोला है? नॉट करेक्ट। इट इज गवर्न बाय आर्टिकल 368, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सर, ऐसा होता है। जॉइंट सिटिंग कैन बी रिसोर्टेड फॉर पासिंग। सर जॉइंट सिटिंग नहीं होती, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है सर। जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, किस किस आर्टिकल में नहीं होती? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए नहीं होती, 2 तरह के बिल के लिए होती, और एक आपका मनी बिल। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये 2 बिल ऐसे हैं जिनके लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती। तो कौन सा नॉट करेक्ट है सर? जॉइंट सिटिंग वाला, सिंपल सा। आपको बाकी 2 करने की जरूरत भी नहीं है सर, सिंपल सा। ठीक है, आते हैं सर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सर, लोकसभा स्पीकर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? देखो वापस से अगेन क्या बोल रहा है सर, वो नॉट करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट वो अपनी ऑफिस वैकेट कर सकते हैं सर अगर वो मेंबर ऑफ हाउस नहीं रहेंगे, स्टेटमेंट सही है सर बिल्कुल। वो अपना रिजाइन दे सकते हैं, किसको? प्रेसिडेंट को। नहीं सर, प्रेसिडेंट को नहीं देते रिजाइन, किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को। स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को रिजाइन देता है सर, डेप्यूटी स्पीकर को, ध्यान रखना। तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर एक दूसरे को रिजाइन देते हैं सर, ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देता है। ठीक है सर, आते हैं नेक्स्ट बात पे। नेक्स्ट है सर अपना, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें से कौन सा मेथड फॉलो होता है सर? इसमें से देखो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होता है सर, ये भी होता है। फर्स्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं होता सर इंडिया में, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए, तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट भी नहीं आएगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है साथ में किसके? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के, यानी जो पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना प्रेसिडेंट इलेक्शन का, वो क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये लाइन लिखी हुई है सर। तो आंसर हो गया अपना सी। ठीक है सर, ये दोनों मेथड होते हैं जो आपके काम में आते हैं। नेक्स्ट है सर अपना, प्रोविजन दे रखा है सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, यानी मुस्लिमों के लिए अलग से वोटिंग सिस्टम जो था, नहीं मुस्लिमों को वोट सिर्फ मुस्लिम करेंगे। डिवाइड एंड रूल वाली जो कहानी आई थी सर, बांटने की जो राजनीति स्टार्ट की थी, कब हुई है? मॉर्ले मिंटो के टाइम पे सर, 1909 के अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आए थे उसके अंदर ही शुरुआत की थी सर इस चीज़ की ना। ये हुए सर अपने, ये थे भैया अपने 18 सवाल किसके? पॉलिटी के सर, 18 सवाल ही आए थे सर 2022 के फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद आएंगे सर अपने नेक्स्ट पॉलिटी के सेकंड के, जिसमें सेकंड वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन साथ में। ओके, थैंक यू।